जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं स्वागत करता हूँ आपका आपकी अपनी क्लास में, जो कि है फिजिक्स की एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों, उम्मीद है कि हमारे चैनल नयन IAS पर आपको मदद मिल रही होगी। वीडियोस जो है आपको पसंद आ रहे होंगे और आपके कमेंट से भी ये बातें पता चलती हैं कि आपको उनसे मदद मिल रही है। तो जो भी आगामी परीक्षाएँ हैं दोस्तों, उनको ध्यान में रखते हुए हम आपके साथ जो है उन टॉपिक्स को जो है पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक्स परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कोई समस्या है तो आप बिल्कुल जो है कमेंट करें, उसका पूरा उत्तर देंगे हम। तो दोस्तों, फिजिक्स की क्लास में आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। आइए देखते हैं उस नए टॉपिक के बारे में। वो क्या है? डॉपलर प्रभाव। ये क्या है दोस्तों? डॉपलर प्रभाव। ये इसका रेफरेंस समझ लीजिए दोस्तों। इसके पहले हम लोगों ने ध्वनि के बारे में पढ़ा है। हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर है तरंग गति से संबंधित। जो भी विभिन्न तरंग गतियाँ होती हैं उन्हीं को हम लोग देख रहे हैं। तो उसमें हमने ध्वनि तरंगों को देखा था। साउंड वेव्स के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी हमने डिस्कस की थी आपके साथ, कि कैसे उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो जानना महत्वपूर्ण है। डेसिबल क्या है, तारत्व या पिच क्या है, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति क्या है, उनका आपस में संबंध कैसा होता है, किस माध्यम में ध्वनि की चाल किस तरह डिफर करती है। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी थी, मूल बातें हो चुकी थी। डॉपलर प्रभाव भी इसी से संबंधित है और एकदम नई चीज़ है। आइए इसको पढ़ा जाए दोस्तों। क्या है ये देखते हैं। डॉपलर प्रभाव कहते किसे हैं? देखिए, मान लीजिए कोई ध्वनि है, तो ध्वनि का कोई स्रोत होगा। ध्वनि का कोई स्रोत होगा। मान लीजिए ये ध्वनि का स्रोत है। मान लीजिए लाउड स्पीकर है, ये ध्वनि का स्रोत है। क्लियर हुआ? और यहां पर जो है ये श्रोता का कान है, जहां से ध्वनि रिसीव की जा रही है। ठीक है, ये क्या है? श्रोता। और ये क्या है? स्रोत, जहां से ध्वनि उत्पन्न की जा रही है। तो दोस्तों, डॉपलर प्रभाव क्या कहता है? डॉपलर प्रभाव ये कहता है कि इन दोनों की सापेक्षिक गति, क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है? सापेक्षिक गति की बात हो रही है। कंपैरेटिवली मूवमेंट की बात हो रही है, सापेक्षिक गति की बात हो रही है। क्या कह रहा है? मान लीजिए श्रोता या स्रोत दोनों की गति हो रही है, या दोनों में से एक की गति हो रही है, या दोनों में से किसी एक की गति हो रही है, या दोनों की गति हो रही है। जैसे मान लीजिए ध्वनि का स्रोत ऐसा है जो मूवेबल है, चलायमान है। आप खड़े हैं, आप हैं श्रोता, और ट्रेन आती है। आप जो है पटरी के किनारे खड़े हैं, ट्रेन आती है, तो उसकी सीटी की आवाज, ये क्या है? एक स्रोत से उत्पन्न हो रही है सीटी की आवाज, लेकिन वो मूव कर रही है, वो एक जगह स्थायी नहीं है, वो मूव कर रही है। आपको कैसा फील होगा? जैसे जैसे ट्रेन आपके पास आएगी, सीटी की आवाज तेज होती चली जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ट्रेन आपके पास से गुजरेगी, उस समय आपको सबसे तेज एहसास होगा सीटी का। उसके बाद धीरे धीरे जैसे वो दूर तक चलती चली जाएगी, सीटी की आवाज धीमी होती चली जाएगी, और कुछ समय बाद ऐसा होगा दोस्तों कि सीटी की आवाज क्या हो जाएगी? बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो देखिए, ये चीज आप समझ गए। अब इसमें देखिए क्या है कि जब भी जो है सापेक्षिक गति होती है स्रोत से या श्रोता के बीच में, चाहे एक गति करे चाहे दोनों गति करे, तो इस सापेक्षिक गति के बाद क्या होता है? इसकी जो है आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है। जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी जो होती है, चाहे वो प्रकाश की हो। देखिए, डॉपलर प्रभाव हम पढ़ेंगे तो प्रकाश और ध्वनि दोनों के सेंस में पढ़ेंगे, अलग अलग देखेंगे दोनों को। तो चाहे प्रकाश तरंग हो चाहे ध्वनि तरंग हो, अगर स्रोत और श्रोता के बीच में आपेक्षिक गति हो रही है, तो उनकी जो आवृत्ति है, तीव्रता नहीं, आवृत्ति जो है, इसकी आवृत्ति में जो परिवर्तन होता है, ऊपर नीचे परिवर्तन होता है, कम या ज्यादा, यही कहलाता है डॉपलर प्रभाव। मतलब बिल्कुल समझिए कि स्रोत है
और श्रोता है। अगर इसमें से कोई एक गति कर रहा है या दोनों गति कर रहे हैं तो इनके बीच में जो सापेक्षिक गति होगी इसमें क्या होगा, अंतर आएगा। तो इनकी जो है आवृत्ति में अंतर आएगा और यही क्या है, डॉपलर प्रभाव है, डॉपलर इफेक्ट है। क्लियर हुआ? डॉपलर इफेक्ट क्लियर हुआ दोस्तों? डॉपलर इफेक्ट में और कुछ नहीं, बस यही चीज है, डॉपलर इफेक्ट। चलिए अब हम ध्वनि और प्रकाश दोनों के सेंस में देखेंगे क्या इसका मतलब है, किस तरह ये काम करता है। आइए देखते हैं। अब देखिए डॉपलर प्रभाव में दो परिस्थितियां बन सकती हैं दोस्तों। डॉपलर प्रभाव में दो परिस्थिति बनेगी। पहली परिस्थिति क्या बनेगी, पहली परिस्थिति ये बनेगी जब आपेक्षिक गति के कारण दूरी घट रही है। जब आपेक्षिक गति के कारण स्रोत और श्रोता, स्रोत और श्रोता दोनों के बीच जो है दूरी क्या है, श्रोता के बीच दूरी घट रही है। एक कंडीशन ये होगा कि जैसे मान लीजिए ये सीटी है जहां से आवाज आ रही है और ये जो है कान है, ये है श्रोता और ये है ध्वनि का स्रोत। अब मान लीजिए एक कंडीशन ये है कि जब चाहे ये स्रोत पास आ रहा है चाहे ये श्रोता पास आ रहा है, इनके बीच की दूरी क्या हो रही है, घट रही है। इनके बीच की दूरी क्या हो रही है, घट रही है। इस कंडीशन में क्या होगा, या तो देखिए दूरी घटेगी या तो दूरी बढ़ेगी। पहली कंडीशन में दूरी घट रही है मतलब दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, या दोनों में से कोई एक जो है उसी की दिशा में दूसरे की दिशा में ही गति कर रहा है, तो ये पास आ रहे हैं। क्या हो रहे हैं, पास आ रहे हैं। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तो क्या होगा दोस्तों, जब पहली वाली कंडीशन आएगी तो आवृत्ति क्या होगी, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति क्या होगी, बढ़ी हुई प्रतीत होगी, बढ़ी हुई प्रतीत होगी। ठीक है, क्या क्लियर हो गया, बढ़ी हुई प्रतीत होगी। ठीक है, एक दूसरी कंडीशन ये है दोस्तों, एक दूसरी कंडीशन ये है, एक दूसरी कंडीशन देखते हैं दोस्तों। अब देखिए एक तो कंडीशन हो गई ये, ठीक है, दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि अगर इनके बीच की दूरी घट रही हो, इनके बीच की दूरी घट रही है तो ठीक है, इनके बीच की दूरी बढ़ रही हो, इनके बीच की दूरी क्या है, बढ़ रही हो, मतलब ये जो है स्रोत हो गया, ये जो है क्या हो गया, कर्णपल्लव हो गया। ठीक है, चलिए क्लियर है, ये हो गया स्रोत और ये हो गया श्रोता। अगर मान लीजिए इनके बीच की दूरी बढ़ रही है मतलब ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, चाहे दोस्तों एक जा रहा हो या दोनों जा रहे हो एक दूसरे से विपरीत दिशा में। मान लीजिए जो है श्रोता जो है दूर जा रहा है, एक कंडीशन ये हो सकती है, या ऐसी कंडीशन हो सकती है कि स्रोत ही दूर जा रहा है। इसमें रेलगाड़ी का उदाहरण सबसे अच्छा है दोनों कंडीशन में। पहले आप यहाँ देख लीजिए, इनके बीच की दूरी अगर बढ़ रही है तो आवृत्ति पे क्या फर्क पड़ेगा, सीधी सी बात है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी दोस्तों, कम प्रतीत होगी। क्या होगी, कम प्रतीत होगी। मतलब एकदम क्लियर हो गया कि डॉपलर प्रभाव में क्या होता है, आवृत्ति ऊपर नीचे प्रतीत होती है। किस वजह से, श्रोता ध्वनि का श्रोता जो होता है और ध्वनि का जो स्रोत होता है, इनके बीच जब आपेक्षिक गति होती है तो इस गति के कारण क्या होता है, इनके बीच की आवृत्ति में अंतर आ जाता है। यही है डॉपलर प्रभाव। रेलगाड़ी के उदाहरण में आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। रेलगाड़ी के उदाहरण में क्या होता है, आप खड़े हैं प्लेटफॉर्म के पास,
रेलगाड़ी जैसे जैसे पास आती है, रेलगाड़ी का जो साउंड है या रेलगाड़ी की सीटी की जो आवाज़ है, यह ध्वनि आप हैं जो है श्रोता। तो जब वो स्रोत आपके जैसे जैसे पास आएगा, इसका मतलब पहली वाली कंडीशन होगी, मतलब श्रोता और स्रोत के बीच की दूरी घट रही है, तो आवृत्ति बढ़ी हुई प्रतीत होगी, आपको बहुत तेज आवाज सुनाई पड़ेगी, कान में आप उंगली डालेंगे। दूसरी कंडीशन क्या होगी, आवृत्ति बढ़ने वाली, यही कंडीशन होगी आवृत्ति बढ़ने वाली। दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब आवृत्ति आपको घटी हुई महसूस होगी, जब आपके पास से ट्रेन गुजर जाएगी, जब वो ट्रेन गुजर जाएगी तब आपको धीरे धीरे महसूस होगा कि इसकी आवृत्ति कम हो रही है। बस इसी से आप डॉपलर प्रभाव की दोनों सिचुएशंस को आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, डॉपलर प्रभाव आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई समस्या बिल्कुल नहीं होगी, बहुत ही सिंपल और सरल है। ठीक है, चलिए डॉपलर प्रभाव तो हो गया, ये हो गया ध्वनि में डॉपलर प्रभाव। प्रकाश में देख लेते हैं क्या सिचुएशन होती है, क्योंकि तरंग, प्रकाश तरंग में भी डॉपलर प्रभाव होता है। ये तो ध्वनि में हो गया। अब देखते हैं प्रकाश में डॉपलर प्रभाव। प्रकाश में देखते हैं डॉपलर प्रभाव कैसे काम करता है। ठीक है, प्रकाश में डॉपलर प्रभाव हमको देखना है। तो दोस्तों देखिए, जैसे अभी आपने डॉपलर प्रभाव देखा, तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि के सेंस में आपने देखा कि ध्वनि में डॉपलर प्रभाव किस तरह काम करता है। ठीक है, हमें क्या देखना है अब, प्रकाश में डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव तो आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों, हमें बस देखना है कि प्रकाश में डॉपलर प्रभाव किस तरह काम करता है। क्योंकि देखिए, प्रकाश तरंग भी जो है उसी तरह काम करती है जिस तरह ध्वनि तरंग काम करती है, थोड़ा सा अंतर है डॉपलर प्रभाव के बारे में, आप उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, आपने देखा कि आपेक्षिक गति के कारण, आपेक्षिक गति मतलब ध्वनि वाले डॉपलर प्रभाव में क्या था कि स्रोत, जो ध्वनि का स्रोत है और जो श्रोता है, ठीक है, ये स्रोत है, ये है श्रोता। अब श्रोता और स्रोत के बीच जो है अगर आपेक्षिक गति है, आपेक्षिक गति है, तो इस गति के कारण, मतलब चाहे दोनों गति कर रहे हो, चाहे उनमें से एक कोई गति कर रहा हो, दो कंडीशन होगी, आपको ध्यान है। ठीक है, उस चीज को आप समझ रहे हैं। अब देखिए, इसमें क्या होता है, आवृत्ति बदलती है। ठीक है, जैसे ही जो है अगर वो पास में आ रहे हैं तो भी, और अगर दूर जा रहे हैं तो भी आवृत्ति बदली हुई नजर आती है। तो ये तो ध्वनि वाला आप समझ ही रहे हैं। इसमें देखिए प्रकाश वाले में क्या होता है, प्रकाश वाले में भी जो है आवृत्ति में अंतर होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दोनों पास आए या दूर जाए, ये वाली सिचुएशन की जरूरत नहीं होती है। कैसे, अभी हम आपको बताते हैं। देखिए, डॉपलर प्रभाव में क्या होता है, प्रकाश तरंग दिखाती है डॉपलर प्रभाव, लेकिन इसमें होता क्या है कि किसी भी माध्यम का, चाहे वो प्रकाश का स्रोत हो, किसी माध्यम में, चाहे वो प्रकाश का स्रोत हो या वो दर्शक हो, चाहे वो प्रकाश का स्रोत हो या दर्शक हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ध्वनि जो है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रकाश का स्रोत या दर्शक पास आ रहा है या फिर एक दूसरे से दूर जा रहा है। ये समझने का प्रयास करिए, उनका पास आना या दूर जाना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही अंतर है जो है इसपे, यही अंतर है प्रकाश वाले डॉपलर प्रभाव में और ध्वनि वाले प्रभाव में। ध्वनि वाले में फर्क पड़ता है, पास आने से आवृत्ति बढ़ती चली जाती है, दूर जाने से आवृत्ति कम होती चली जाती है। और ये आप बहुत अच्छे से देख चुके हैं किसमें, रेलगाड़ी के उदाहरण में। रेलगाड़ी की सीटी आपको सुनाई पड़ती है दूर से, और जैसे ही आपके पास आती है रेलगाड़ी, आती जाती है, जैसे ही आपके उसके बीच दूरी कम होती जाती है, आपको आवृत्ति बढ़ी हुई प्रतीत होती है। लेकिन जब आपसे गुजर के रेलगाड़ी दूर जाने लगती है तो उस समय आवृत्ति कम महसूस होती है। डॉपलर प्रभाव प्रकाश वाले सेंस में क्या काम करता है, यहाँ पर प्रकाश के स्रोत का और दर्शक का पास में आना या दूर जाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज से पड़ता है, आपको यह समझना है, केवल प्रकाश स्रोत, केवल प्रकाश स्रोत एक चीज, और दर्शक के
आपेक्षिक वेग पर निर्भर करता है प्रकाश का डॉपलर प्रभाव। मतलब आवृत्ति का आगे पीछे जाना मैटर नहीं करता, उनके बीच का आपेक्षिक वेग, मतलब अगर दोनों गति कर रहे हैं या दोनों में से एक गति कर रहा है तो उनके बीच का जो आपेक्षिक वेग होगा ये निर्भर करेगा डॉपलर प्रभाव के लिए। डॉपलर प्रभाव के लिए ये निर्भर करेगा, न कि उनका पास आना या दूर जाना। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो चलिए दोस्तों, ये प्रकाश का डॉपलर प्रभाव आप समझ चुके हैं। देखिए इसमें क्या होता है, तारे होते हैं, गैलेक्सीज होती हैं, तारे और गैलेक्सीज होती हैं, ठीक है। तो तारे गैलेक्सीज जो होती हैं इनका ये क्या हो गए, ये आपको पता है कि पृथ्वी जो है एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है या प्लैनेट है। तो दोस्तों पृथ्वी जो ग्रह है या प्लैनेट है, आपको पता है इसका खुद का प्रकाश नहीं है। तो जो है ऐसे ग्रहों का जिनका खुद का प्रकाश नहीं है ये क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ग्रह की डिफिनीशन ही यही है। इनको प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है, सूर्य से प्राप्त होता है जो कि एक स्टार है या तारा है, गैलेक्सी से प्राप्त होता है, प्रकाश के ये स्रोत है। तो इनके और इनके बीच का जो आपेक्षिक वेग होता है, इनके और इनके बीच का जो आपेक्षिक वेग होता है दोस्तों, यही इसी के माध्यम से क्या होता है, इनकी गति की दिशा ज्ञात की जाती है। इसकी गति की दिशा, तारों की और गैलेक्सी की, इनकी गति की दिशा इसी से ज्ञात की जाती है, डॉपलर प्रभाव से। इन दोनों के सापेक्षिक वेग को कैलकुलेट करके इसी माध्यम से इनकी गति की दिशा निर्धारित की जाती है। क्लियर हुआ दोस्तों? ठीक है। अब देखिए इसका जो उपयोग करके जो प्रकाश का डॉपलर प्रभाव है, इसका ही उपयोग करके एक खगोलज्ञ थे जो है हब्बल, आपने नाम सुना होगा दोस्तों हब्बल दूरबीन का, ठीक है। एडविन हब्बल नाम था उनका। क्या नाम था? एडविन हब्बल। ये क्या थे? खगोलज्ञ थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम ये पता लगाया, क्या पता लगाया और किसके द्वारा? डॉपलर प्रभाव के द्वारा ही इन्होंने पता लगाया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ये कैसे पता लगाया दोस्तों? आपको पता है कि जो प्रकाश के स्रोत हैं और दर्शक, जैसे पृथ्वी क्या है आप दर्शक रूप में देख सकते हैं, इनके बीच का जो सापेक्षिक वेग है, इनके बीच के सापेक्षिक वेग को ही ज्ञात करके डॉपलर प्रभाव के माध्यम से पता लगाया गया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। आपने देखा कि गति की दिशा जो है निर्धारित की जाती है इससे, ठीक है, इसकी प्रकाश स्रोतों की, चाहे वो गैलेक्सीज हो चाहे तारे हों। क्लियर हुआ कि प्रकाश के डॉपलर प्रभाव का उपयोग है। क्लियर हो गया? चलिए ये टॉपिक आपका खत्म हो गया दोस्तों, प्रकाश का डॉपलर प्रभाव। समझ में आ गया होगा आपको? चलिए आइए दोस्तों आगे देखते हैं हम ध्वनि के गुण। अब देखिए ध्वनि में और क्या आपको समझना है दोस्तों, और क्या ध्वनि में समझना है? हमें ध्वनि में समझना है ध्वनि के गुण। हमें क्या देखना है? ध्वनि, इसके कुछ गुणों को देखना है जो महत्वपूर्ण है। ध्वनि के गुण, जिसमें सबसे पहली चीज है जो हमें देखनी है ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन क्या है? क्या है दोस्तों ध्वनि का परावर्तन? मान लीजिए ये जो है ध्वनि का स्रोत है, ये एक परावर्तक पृष्ठ है। ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ। ये कुछ भी हो सकता है, ये बड़ी दीवार हो सकती है, ये पहाड़ हो सकता है, पृथ्वी का तल हो सकता है, ये हो सकता है कुछ भी। ध्वनि का स्रोत, ये कौन सा माध्यम है? वायु माध्यम है। ये क्या है? मान लीजिए ये लोहा है, लोहा का परावर्तक, मतलब एक माध्यम ये है, एक माध्यम ये है। अब परावर्तन का मतलब हो गया कि ध्वनि एक माध्यम से चल के, यहां से ये ध्वनि चलती है, वायु माध्यम में चल रही है,
एक माध्यम में टकराकर, ये कौन सा माध्यम है, लोहे का माध्यम है, ये ठोस माध्यम है, यहां से टकराकर क्या करती है, वापस अपने माध्यम में लौट आती है। ठीक है, वापस अपने माध्यम में लौट आती है। इसी को क्या कहते हैं, ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। क्लियर हुआ? ध्वनि एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है, टकराती है परावर्तक पृष्ठ से, तो ये क्या करती है, जब वापस चली आएगी, जब वापस से परावर्तित होकर लौट आएगी पहले वाले माध्यम में जहां से चली थी, तो ये क्या होगा, ध्वनि का क्या होगा, परावर्तन होगा। क्लियर हुआ दोस्तों? अब याद रखिएगा, अगर ये परावर्तक पृष्ठ बड़ा है, क्या है, काफी बड़ा है, बहुत बड़े आकार का है, तो ध्वनि का जो परावर्तन होगा उतना ही अधिक होगा। जितना ज्यादा ध्वनि परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा या आकार होगा, उतना ही अधिक ध्वनि का परावर्तन होगा। क्लियर हो गया? बस इतना ही समझना है आपको इसमें। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज समझनी है आपको, प्रतिध्वनि या इको। इको देखना है दोस्तों, इको क्या होता है, क्या देखना है आपको, ध्वनि क्या होता है, ध्वनि का, ये कह सकते हैं प्रतिध्वनि, ध्वनि का वापस आना, तो इसको प्रतिध्वनि, बैक आना, तो इसको हम क्या कहते हैं, इको कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि पहाड़ियों में, वादियों में जाके जो है नायक आवाज देता है, सुनो 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 सुनो, ऐसे करके सुनाई पड़ता है, आपने सुना होगा। तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि वो एक बार बोलता है और उधर से पहाड़ों से या घाटियों से क्या होता है, कई बार वो आवाज वापस आती है। ठीक है, यही क्या है, यही है प्रतिध्वनि या इको। ठीक है, आप बड़े हॉल में होते हैं, आप कोई आवाज लगाते हैं, तो आवाज जो है क्या होती है, गूंज के वापस आती है, आपको सुनाई पड़ती है। ठीक है, यही क्या है, प्रतिध्वनि है। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा? प्रतिध्वनि क्लियर हुआ? जब भी कोई जो है, जब भी कोई ध्वनि किसी दृढ़ पहाड़ हो, पर्वत हो, गहरा कुआं हो, इससे टकराने के बाद या परावर्तित होने के बाद, जब भी कोई ध्वनि पहाड़, गहरे कुएं या किसी सतह से टकराकर वापस लौटकर सुनाई पड़ती है, यह है इसकी परिभाषा। तो ये क्या है, प्रतिध्वनि या इको है। समझ में आ गया होगा आपको? ठीक, महसूस भी किया होगा आपने इसको खुद से भी। अब देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां से ध्वनि, यहां से आप खड़े होकर आवाज दे रहे हैं, ये है परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, अब यहां से ध्वनि चली और यहां से इको वापस आया। ठीक है, तो ये दूरी जो होनी चाहिए, ये 17 मीटर होनी चाहिए कम से कम। मतलब जो भी ध्वनि का स्रोत है, अगर वहां से ध्वनि प्रोड्यूस की जा रही है, तो जिस परावर्तक पृष्ठ से वो टकरा के वापस लौटती है, उसके बीच की दूरी जो है कम से कम 17 मीटर होनी ही चाहिए, तब जाके हमें स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ेगी। ये बात आप याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। कारण इसका क्या है, जब भी हम कोई ध्वनि सुनते हैं तो हमारे मस्तिष्क में ध्वनि जो है 0.1 सेकेंड तक वो ध्वनि बरकरार रहती है या बनी रहती है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर उसके पहले 0.1 सेकेंड के पहले ही हम दूसरी ध्वनि सुनेंगे, कोई भी ध्वनि सुने, चाहे वो प्रतिध्वनि हो चाहे कोई भी, हमें वो समझ में नहीं आएगी। 0.1 सेकेंड तक तो आपकी मूल ध्वनि आपके मस्तिष्क में रहेगी। तो कहने का मतलब ये है, आप समझिएगा, यहाँ से ध्वनि यहाँ गई परावर्तक पृष्ठ पे, फिर लौटी, तो मान लीजिए इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए कि उसके लौटने के पश्चात, इसका कैलकुलेशन होता है, जैसे वायु में क्या होता है, 332 मीटर प्रति सेकेंड जो है क्या होता है, गति होती है। तो 17 मीटर में जो है ये कैलकुलेट किया जाता है, तो ये होना चाहिए 17 मीटर कि इतनी दूरी कम से कम हो कि उसको लौटने में इतना समय लगे कि 0.1 सेकेंड बीत जाए। क्लियर हुआ? 0.1 सेकेंड जब बीत जाएगा तब मूल ध्वनि से अलग हमें प्रतिध्वनि सुनाई पड़ेगी। नहीं तो क्या होगा, मूल ध्वनि हमने पैदा की, हमारे दिमाग में 0.1 सेकेंड तक तो वो बनी हुई है, उसी के बीच में क्या हुआ, अगर परावर्तक पृष्ठ से दूरी जो है बहुत कम है,
तो तुरंत हमको प्रतिध्वनि भी सुनाई पड़ेगी, तो प्रतिध्वनि और मूल ध्वनि आपस में मिल जाएगी, और जब मिल जाएगी तो हमें स्पष्ट प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ेगी। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो इसका मतलब 2 पॉइंट कि परावर्तक पृष्ठ और मूल जो स्रोत है ध्वनि का, इसके बीच कम से कम दूरी 17 मीटर की होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि मस्तिष्क में ध्वनि जो है 0.1 सेकंड तक रहती है, उसका अस्तित्व बना रहता है। क्लियर हो गया? प्रतिध्वनि में कोई समस्या? आप उदाहरण से भी जानते हैं और अपने अनुभव से भी आपने प्रतिध्वनि को महसूस किया होगा, इसलिए कोई जो है अब इसमें विशेष बात नहीं है। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, जैसे उपयोग जो है अगर इसका देखें हम, तो समुद्र की गहराई, वायुयान की ऊंचाई, ठीक है, पहाड़ की दूरी, जैसे बहुत दूर कोई पहाड़ है, पहाड़ की दूरी, इन सबको मापने में क्या किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है, इको का या प्रतिध्वनि का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए ये टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, ये टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों क्या, अब हम पढ़ेंगे अनुरणन। क्या पढ़ेंगे? अनुरणन। हम क्या बता रहे थे आपको कि अनुरण देखिए होता क्या है। अनुरण का मतलब यही है कि जैसे किसी भी ध्वनि का हॉल व्याख्यान, सिनेमा हॉल, व्याख्यान हॉल, इन सब जगहों से, ठीक है, जो बड़े बड़े हॉल होते हैं, बड़ी बड़ी जगह होती है जहाँ पर आप बैठ के एंजॉय करते हैं, शोज देखते हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि जो है बड़े बड़े हॉल से ध्वनि का टकरा के जो बहुल परिवर्तन होता है वही अनुरण कहलाता है। अनुरण या रिवर्बरेशन को हम बहुल परिवर्तन कह सकते हैं, बहुल परावर्तन कह सकते हैं, बहुल परावर्तन, मल्टी रिफ्लेक्शन। कैसे हम कहेंगे दोस्तों? देखिए, अभी तक आपने क्या देखा है, अभी तक आपने परावर्तन देखा, अभी तक दोस्तों आपने प्रतिध्वनि देखी। इन दोनों चीजों का, जिसको इको कहते हैं, इनका मतलब क्या देखा आपने, ध्वनि किसी स्रोत से उत्पन्न की जाती है और वो श्रोता तक पहुंचती है, ठीक है, श्रोता तक वो पहुंचती है। अब देखिए, श्रोता और ध्वनि के बीच, ध्वनि के स्रोत के बीच की जो दूरी रहती है, इसमें आपने आपेक्षिक गति को भी देखा कि किस तरह आवृत्ति कम होती है। अब मान लीजिए यहां से ध्वनि उत्पन्न हो रही है, अब परावर्तक पृष्ठ की बात करते हैं, ये चीजों को देखते हैं। यहां से ध्वनि प्रोड्यूस की जा रही है, उत्पादित की जा रही है, यहां से ध्वनि यहां पर टकराती है, यहां पर पहुंचती है परावर्तक पृष्ठ पर, और इसके बाद यहां से टकराकर वापस आती है, पुनः वापस आती है जहां पर कोई भी जो है श्रोता खड़ा होता है। तो श्रोता तक जो है ध्वनि अगर पहुंच रही है, तो श्रोता तक ध्वनि पहुंच रही है, तो यही प्रतिध्वनि कहते हैं। मतलब 2 बार इसने सुना श्रोता ने, एक बार मूल ध्वनि। मान लीजिए यहाँ श्रोता है, ठीक है, यहाँ पर स्रोत से उत्पन्न हुई ध्वनि, ठीक है, अब एक बार यहाँ उत्पन्न हुई, फिर किसी परावर्तक पृष्ठ से टकरा के जो है दूसरी बार उसके पास आके दोबारा सुनाई पड़ रही है। यहाँ पर हमने देखा कि ये दूरी 17 मीटर होना चाहिए, 17 मीटर कम से कम होना चाहिए श्रोता से, स्रोत की दूरी जो होनी चाहिए, परावर्तक पृष्ठ की ध्वनि के स्रोत से जो दूरी होनी चाहिए कम से कम 17 मीटर होनी चाहिए। क्योंकि हमने ये देखा था कि 0.1 सेकेंड में जो है क्या होता है, मस्तिष्क पे ध्वनि का असर रहता है। तो अनुरण को समझने के लिए समझना जरूरी है कि परावर्तक पृष्ठ आपने देख लिया, ये है परावर्तक पृष्ठ। अब ये जो है एक परावर्तन है, एक क्या है, परावर्तन है, और इस परावर्तन के फलस्वरूप ही प्रतिध्वनि या इको की घटना घटित होती है। जब परावर्तन होगी, ध्वनि वापस पहले वाले माध्यम में आएगी, तभी जो है प्रतिध्वनि बनेगी। अब देखिए, अगर हम आपको ये बताएं एक फिगर के माध्यम से, अगर हम आपको ये बताएं कि इसी ध्वनि का बहुल परावर्तन हो, तब आप क्या देखेंगे? आइए, तब आप क्या समझेंगे? जैसे मान लीजिए ये ध्वनि का स्रोत है, ठीक है, ये ध्वनि का स्रोत है,
यहाँ से ध्वनि प्रोड्यूस हो रही है। अब मान लीजिए ये हॉल की दीवारें हैं, ठीक है, हॉल की दीवारें हैं। मान लीजिए इस तरह से हॉल की दीवारें हैं, इनमें कई कोण हैं, कई दीवारें हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। चलिए अब हमको समझना क्या है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ से ध्वनि प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ से जाके टकराएगी, यहाँ से इसका क्या होगा, वापस परावर्तन होगा, यहाँ से टकराएगी फिर इधर परावर्तन होगा, यहाँ से टकराई, मान लीजिए यहाँ भी कोई हॉल है, यहाँ परावर्तन हो गया, यहाँ पर कोई ऐसा परावर्तक पृष्ठ आ गया, यहाँ पर कोई परावर्तक पृष्ठ आ गया, इधर टकराएगी, यहाँ पहुंची, यहाँ से फिर जो है परावर्तित होकर इधर टकराई। बहुल परावर्तन का मतलब यह है कि अलग अलग परावर्तक पृष्ठों से अलग अलग और कई बार परावर्तन होना ध्वनि का, यह है बहुल परावर्तन। तो हॉल की ऐसी संरचना ही होती है, आप देखते ही हैं कि हॉल का जो साइज होता है इस तरह होता है, इतना बड़ा परावर्तक पृष्ठ होता है कि ध्वनि का परावर्तन संभव है, बहुल परावर्तन संभव। इससे क्या होगा पता है आपको, इको और मूल ध्वनि इतना मिल जाएंगे या इतनी बार परावर्तन होगा, इतनी बार आपको इको सुनाई पड़ेगा कि आप जो है ठीक से आवाज ही नहीं सुन पाएंगे, वो आपस में मिक्स हो जाएंगे और कई बार गूंजेंगे, ठीक है, तो आप आनंद नहीं ले पाएंगे। इसी के लिए क्या होता है, अब अच्छा ये जो प्रक्रिया है बहुल परावर्तन की, जो प्रक्रिया है बहुल परावर्तन की, यही क्या है दोस्तों, अनुरण। तो अनुरण को हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि किसी हॉल में अगर ध्वनि को जो है प्रोड्यूस किया जाए और ध्वनि प्रोड्यूस करने के बाद ध्वनि स्रोत को अगर बंद भी कर दिया जाता है, ध्वनि स्रोत को बंद भी कर दिया जाता है, तो ध्वनि के बहुल परावर्तन की वजह से ध्वनि कई बार हॉल में सुनाई पड़ती रहेगी, गूंजती रहेगी। यही क्या है, बहुल परावर्तन है, बहुल परावर्तन है। और यही क्या है बहुल परावर्तन, यही है अनुरणन, मतलब बार बार ध्वनि का परावर्तित होकर सुनाई पड़ना, ध्वनि के स्रोत के बंद करने के बावजूद, ध्वनि के स्रोत के बंद करने के बावजूद भी उसका बहुल परावर्तन होगा, इसकी वजह से वो कई बार सुनाई पड़ेगी। अनुरणन आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए ये समस्या हॉल में हो सकती है बहुल परावर्तन की वजह से, बहुल परावर्तन की वजह से अनुरणन या रिवर्बरेशन की समस्या हो सकती है अलग अलग परावर्तक पृष्ठों की वजह से। तो इसका कुछ उपाय होगा, अगर ऐसा होता तो जो है हम ठीक से आवाज न सुन पाते, लेकिन होता क्या है दोस्तों ये जानना जरूरी है। जो हॉल की जो दीवारें होती हैं, जो परावर्तक पृष्ठ होते हैं, इनको क्या किया जाता है जानते हैं, इनको खुरदुरा बनाया जाता है, इनको रफ बनाया जाता है, खुरदुरा बनाया जाता है। अगर आप अगली बार जब मूवी हॉल में जाइएगा तो ध्यान से जरूर देखिएगा, इनकी जो दीवारें या परावर्तक पृष्ठ होते हैं वो बहुत प्लेन नहीं होते, जैसे कि आपके कमरे की छत की दीवार होती, उनको खुरदुरा बनाया जाता है ताकि जब ध्वनि उनसे जो है टकराए या उनसे जो है उनके पृष्ठ पे आए तो क्या हो, सोख लें, ध्वनि को अवशोषित कर लें या सोख लें। इससे क्या होगा, इससे जो है अनुरण की जो है समस्या कम हो जाएगी, बहुल परावर्तन की समस्या कम हो जाएगी और आप स्पष्ट ध्वनि सुन पाएंगे। या क्या होता है, सरंध्र, सरंध्र जो है पर्दे होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े छिद्रयुक्त पर्दे होते हैं जिससे दीवालों को ढक दिया जाता है, दीवालों को क्या किया जाता है, ढक दिया जाता है, जिससे ध्वनि अवशोषित हो जाती है और उसका बहुत परावर्तन संभव नहीं हो पाता है। क्लियर हुआ दोस्तों। इसी वजह से क्या होता है, हमें वो दिक्कत नहीं आती। तो अनुरण तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया, रिवर्बरेशन जो है हमें समझ में आ गया। अब दोस्तों जो बादलों का गर्जन भी होता है, ये हॉल वाला एग्जाम्पल है, बादलों का जो गर्जन है वो भी इसी वजह से होता है क्योंकि जो गरज होती है, जो साउंड होता है वो कई बार बादलों के अलग अलग पृष्ठ से परावर्तित होता है और जब जो है बंद भी हो जाती है वो आवाज तो भी परावर्तित होकर अनुरणन की वजह से वो बार बार सुनाई पड़ता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों दूसरी चीज, मैक संख्या। हम देखते हैं मैक नंबर क्या है, मैक संख्या एक चीज ये देखेंगे, दूसरी देखेंगे प्रघाती तरंगे, प्रघाती तरंगे और मैक नंबर, दो चीज हमको देखनी है, ठीक है। ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आइए मैक नंबर देखते हैं।
तो दोस्तों देखिए मैक नंबर होता क्या है, किसी माध्यम में क्या होता है, किसी माध्यम में पिंड की चाल, किसी माध्यम में पिंड की चाल, ठीक है। मान लीजिए समान ताप है और दाब है, ठीक है, समान ताप भी है और समान दाब भी है। तो किसी माध्यम में पिंड की जो चाल होती है उसी माध्यम में ध्वनि की चाल, अब उसी माध्यम में ध्वनि की चाल, अब मान लीजिए वायु माध्यम है तो वायु में क्या है 332 मीटर प्रति सेकंड। मान लीजिए वायु की बात हो रही है, वायु में मान लीजिए ये है रॉकेट, ठीक है, ये है रॉकेट, ठीक है, ये रॉकेट है, वायु माध्यम है, ठीक है, वायु क्या है माध्यम है। तो क्या कह रहा है, किसी माध्यम में पिंड की जो चाल होती है दोस्तों, अगर दाब को और ताप को समान मान लिया जाए, उस चाल का उसी माध्यम में ध्वनि की चाल के साथ जो अनुपात होता है यही होता है मैक नंबर। मतलब मान लीजिए अगर वायु में बात करें तो वायु में जो ध्वनि की चाल है वो आपको पता ही है 332 मीटर प्रति सेकंड है। अब वायु में पिंड की चाल, इसकी जो चाल होगी, जो भी रॉकेट की चाल होगी, पिंड की चाल मतलब रॉकेट की चाल, इसका और ध्वनि की चाल का जो अनुपात है यही क्या है मैक संख्या, क्या है मैक नंबर या मैक संख्या। क्लियर हुआ, ये जो है पिंड की चाल और ध्वनि की चाल का जो अनुपात है उस माध्यम में उस वस्तु की क्या है मैक संख्या है। क्लियर हुआ, किसी माध्यम में पिंड की चाल, इसका मतलब क्या होगा, किसी माध्यम में पिंड की चाल मतलब वायु में रॉकेट की चाल की बात हो रही है, इसको उदाहरण सहित समझिएगा, बटे क्या होगा ध्वनि की चाल। अब यहाँ ध्वनि की चाल का मतलब उसी माध्यम में ध्वनि की चाल और समान ताप और दाब पर। क्लियर हुआ, यह है मैक नंबर का फार्मूला, ठीक है, मैक नंबर का फार्मूला। क्लियर हुआ, मैक नंबर क्या होता है, समान ताप और दाब पर किसी भी माध्यम में किसी पिंड की जो चाल होती है उसकी चाल ध्वनि की चाल के अनुपात के साथ जो नंबर बनाती है वो क्या है मैक नंबर। यही अनुपात क्या होता है दोनों का मैक नंबर कहलाता है। चलिए दोस्तों क्लियर हो गया, मैक नंबर तो क्लियर हो गया, प्रघाती तरंगे देखते हैं। मैक नंबर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब देखिए मैक संख्या जैसे देखते हैं एक है तो इसका अर्थ क्या है कि जो है अगर मैक संख्या एक है, मान लीजिए हम कहें कि हम ये कहें कि जो है रॉकेट की चाल बराबर 1 मैक, इसका मतलब क्या हुआ रॉकेट की चाल बराबर ध्वनि की चाल। अगर कहें हम 2 मैक है तो रॉकेट की चाल बराबर ध्वनि की चाल का दुगुना, ध्वनि की चाल का दुगुना। क्लियर हुआ, मैक नंबर का मतलब समझ में आ गया, एक मैक नंबर का मतलब ही है कि ध्वनि की चाल के बराबर। क्लियर हो गया दोस्तों मैक नंबर, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए एक से अधिक है, मैक नंबर एक से अधिक है तो क्या होगा, इसका मतलब पराध्वनिक और अति पराध्वनिक दो चीज होती है। अगर मान लीजिए मैक संख्या एक से अधिक है, अगर मैक संख्या एक से अधिक है जैसे 2 है तो इसको क्या कहेंगे, तो चाल, किसकी चाल, पिंड की चाल, तो चाल तो पिंड की चाल कह सकते हैं, पिंड की, ठीक है, पिंड की क्या होगी पराध्वनिक होगी, क्या होगी पराध्वनिक होगी। क्लियर हुआ, क्या होगी पराध्वनिक, जिसको हम क्या कहते हैं सुपरसोनिक, कहते नहीं सुपरसोनिक विमान, तो सुपरसोनिक का मतलब हो गया पराध्वनिक,
सुपरसोनिक। इसका मतलब जान लीजिए कि जिन विमानों को हम सुपरसोनिक कहते हैं, आप समझ जाइएगा कि वो 1 मैक नंबर से ज्यादा के हैं, ठीक है, स्पीड के हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ध्वनि की चाल से भी तेज हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कहा जाए कि सुपरसोनिक है तो इसका मतलब है कि ध्वनि की चाल से भी तीव्र गति से वो चलते हैं। क्लियर हो गया। और एक हाइपरसोनिक होता है अगर 5 से अधिक है। अगर 5 से अधिक है मतलब 5 मैक से अधिक है अगर पिंड की चाल, तो क्या कहेंगे, ये पराध्वनिक है। इसको क्या कहेंगे, ये हाइपरसोनिक होता है। हाइपरसोनिक। अति पराध्वनिक क्या कहते हैं इसको, अति पराध्वनिक। हाइपरसोनिक का मतलब अति, अति हो गया, अति पराध्वनिक। या हाइपरसोनिक ज्यादा इस्तेमाल होता है, सुपरसोनिक हाइपरसोनिक, इसलिए आप इसको फोकस करिए। सुपरसोनिक मतलब 1 मैक से अधिक, हाइपरसोनिक मतलब 5 मैक से अधिक, पराध्वनिक अति पराध्वनिक। क्लियर हो गया, ठीक है। ये मैक नंबर का रेशियो है। अब देखिए, ये बात आप समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए ठीक है, आइए आगे लेके चलते हैं। आपको आगे लेके चलते हैं। मैक नंबर का मतलब ये हो गया है, समझ गए। अब देखिए, प्रघाती तरंग, प्रघाती तरंग देख लेते हैं क्या है। प्रघाती तरंग इसी के साथ खत्म कर लेते हैं। अब देखिए, शॉक वेव या प्रघाती तरंग क्या होता है दोस्तों, जब देखिए, जब पराध्वनिक मतलब सुपरसोनिक आप मान के चलिए, पराध्वनिक तरंगों के साथ ये होता है तरंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, सुपरसोनिक। सुपरसोनिक। जब कोई पिंड इस स्पीड से चलता है, पराध्वनिक स्पीड से चलता है, सुपरसोनिक स्पीड से चलता है, तो अपने पीछे वो क्या करता है दोस्तों, शंक्वाकार विक्षोभ प्रघाती तरंगे, ठीक है, इसको कहते हैं शॉक वेव। शॉक वेव, विक्षोभ। ये क्या करता है, जब पिंड जो है सुपरसोनिक स्पीड से किसी माध्यम में चलता है, तो वो अपने पीछे क्या करता है, शंक्वाकार विक्षोभ जो है छोड़ते हुए चलता है। तो ये जो शंक्वाकार विक्षोभ होता है दोस्तों, शंक्वाकार विक्षोभ ये दिखाता है कि इसकी चाल जो है सुपरसोनिक है। क्या दिखाता है, इसकी चाल सुपरसोनिक है। तब अब ये जो संचरण है, ठीक है, इस विक्षोभ के संचरण को, ये जो तरंगे, अब देखिए विक्षोभ छोड़ता चला जाएगा तो इनसे क्या होंगी, तरंगे पैदा होंगी। ये जो तरंगे हैं, ये विक्षोभ की जो तरंगे हैं, यही कहलाती हैं प्रघाती तरंगे या शॉक वेव्स। मतलब वो तो चला गया, वो तो जा ही रहा है, लेकिन उसके पीछे शंक्वाकार विक्षोभ जो है, बहुत पावरफुल शंक्वाकार विक्षोभ पैदा होता है। एक तरह से ये जो तरंगे होती है, यही होती है शॉक वेव्स या ये प्रघाती तरंगे। दोस्तों बहुत खतरनाक होती हैं। जब भी कोई सुपरसोनिक विमान या सुपरसोनिक मिसाइल या रॉकेट, जो भी कह लीजिए, अगर इस स्पीड से कहीं भी उड़ता है, तो ऊपर की जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं दोस्तों, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतों के साथ क्या होता है, उनके खिड़की के शीशे चिटक जाते हैं और उन भवनों को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। इन्हीं की वजह से वो होती हैं प्रघाती तरंगे, शॉक वेव्स। तो क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए, पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई समस्या है तो कमेंट में जरूर लिखें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।